नमस्कार, द यूपी खबर में श्वेता के साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर्स कॉर्नर और आज हमारे बीच मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विनीत अग्रवाल। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक्स कॉलिंग मी। सर, आज हम लोग ऑर्थोपेडिशन पे बात करने वाले हैं, जिस पे हम लोग आज आर्थराइटिस मेन टॉपिक हमारा रहेगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आर्थराइटिस के बारे में जानना चाहूँगी कि आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्थराइटिस किस चीज़ में आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप पहले मुझे ब्रीफ करिए आर्थराइटिस के बारे में। श्वेता जी, आर्थराइटिस का मतलब होता है, किसी भी आइटिस का जब वर्ड यूज़ हो जाता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन एंड पेन, यानी कि उस जोड़ में सूजन होगी, उस जोड़ में दर्द होगा, उस जोड़ के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और किसी भी जोड़ में ऐसा हो सकता है, छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े जोड़ों तक। मतलब मेरी अगर उंगली में भी दर्द है जॉइंट में तो मुझे वो भी आर्थराइटिस ही है। ओके सर। अच्छा सर, आर्थराइटिस में जैसे बहुत वेरिएंट्स होते होंगे, तो कितने तरीके के होते हैं, मतलब उसका कितने टाइप्स के आर्थराइटिस? वेरिएंट्स आर्थराइटिस के बहुत सारे हैं। आर्थराइटिस कई रूपों में होती है। जैसे चोट लग जाए किसी को, चोट लगने के बाद जोड़ खुरदुरा हो गया, एक तरीके की आर्थराइटिस डेवलप हो गई। एक आर्थराइटिस होती है जिसमें छोटे और छोटे से जस्ट बड़े जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल एज ग्रुप फीमेल्स में होता है, जो एक बीमारी है। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जोड़ सूज जाते हैं, टेढ़े पड़ने लगते हैं, जॉइंट मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मेनली कलाई, छोटी उंगली के जोड़, छोटे छोटे पंजों के जोड़, सब में इन्वॉल्वमेंट होता है और मरीज बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाता है। तीसरी एक बड़ी कॉमन आर्थराइटिस है जिसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग के जॉइंट्स के चारों तरफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। उससे सूजन, दर्द, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स हो जाता है और मरीज़ काफ़ी तकलीफ़ में रहता है, मतलब रेड हॉट हो जाता है जॉइंट। मेनली ये देखा जाता है पैर के अंगूठे के जोड़ में, कभी कभी कोहनी में भी, और भी कई सारे जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसी बहुत तरीके की आर्थराइटिस है। जैसे स्किन डिसीज़ एक है सोराइसिस, सोराइसिस में भी आर्थराइटिस होती है, ख़ासतौर से घुटने की। एक डायरिया, डिसेंट्री बड़ी लंबे समय तक चल रही हो तो पोस्ट डिसेंट्रिक आर्थराइटिस भी होती है, जिसमें जोड़ सूज जाता है, मेनली घुटने में। ट्यूबरकुलोसिस एक भी इन्फेक्शन है। तो हम लोग अगर लेवल करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, चोट लगने के बाद, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस जहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाए जोड़ में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह। ये सब इम्यूनिटी के गड़बड़ होने की, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, जिससे होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से जैसे गाउट वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, डिटेल्स में क्लासीफाई किया गया है। हर बीमारी का, हर आर्थराइटिस का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग एज ग्रुप भी है। एक आर्थराइटिस होती है जो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, उम्र के तकाजे के हिसाब से बढ़ती है। जब कार्टिलेज घिसने लगती है, जॉइंट खुरदुरा होने लगता है, मरीज़ को पेन होने लगता है, बैठने उठने में, चलने में, टेढ़े पड़ने लगते हैं जोड़, धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं जोड़, और चलने फिरने में बहुत असुविधा होती है। जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस आज की तारीख में है वो यही 2-3 है, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे गाउटी आर्थराइटिस। ये बहुत कॉमन आर्थराइटिस है। अच्छा डॉक्टर, आपने बोला जैसे पॉइंट जो पेन क्रिएट होते हैं, तो बेसिकली हम इनको कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब पेन होता है तो आदमी सोचता है कि ऐसे ही किसी वजह से पेन हुआ है। तो इनको किस तरीके से जज किया जा सकता है कि आर्थराइटिस है? जोड़ का मतलब होता है जोड़ का चलना। अगर जोड़ में कोई भी तकलीफ़ है किसी भी तरीके की, तो सबसे पहला काम जो करेगा जोड़, चलना रुक जाएगा या कम कर देगा। तो यदि दर्द के साथ हमारे जॉइंट मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं तो मानना पड़ेगा कि ये आर्थराइटिस है। जी। और सर, ये किन किन एज ग्रुप में देखा जा सकता है? मोस्टली आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है
क्या वो सिर्फ एल्डर पीपल्स के लिए ही, एल्डर पीपल्स में ही देखी जाती है, या कुछ और एज ग्रुप जो एल्डर जो यंगर्स वन है उनमें भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है? बेसिकली जो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, जैसे चोट लगने से जो आर्थराइटिस होती है, जॉइंट के आसपास फ्रैक्चर्स हो गए, तो आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। प्लस मिडिल और एजेड स्पेशली फीमेल्स में, जैसे बीच के एज ग्रुप है सपोज 30 प्लस पे, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट जहाँ होते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है। एल्डरली एज ग्रुप जैसे 40 प्लस या 45 प्लस पे जो चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती हैं वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की तरफ लेवल की जाती हैं। गाउटी आर्थराइटिस, जैसे मैंने अभी बोला, गाउटी आर्थराइटिस भी यूजुअली मिडिल एज ग्रुप की है, जिनमें कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वगैरह जॉइंट के अंदर या जॉइंट के चारों तरफ टिश्यूज़ में इकट्ठा होते हैं और वो इरिटेट करते हैं, जॉइंट को सूज जाते हैं, पेनफुल रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ एज का जहाँ तक ताल्लुक है, एज कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट जनरली 30 प्लस पे आर्थराइटिस का डेवलपमेंट शुरू होता है, किसी भी आर्थराइटिस का। नहीं सर, अभी देखा जा रहा है जैसे बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, उन बच्चों में भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। हाल ही में अभी एक बच्चे से बात हुई थी, तो वो ये था कि उनको कोई प्रॉब्लम बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो शायद ऐसे गिर गए थे या जो भी हुआ था, तो उनके साथ ऐसा ही प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो क्या मतलब ओबेसिटी भी इसमें इन्वॉल्व है? ओबेसिटी की वजह से भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? दरअसल घुटने, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए घुटने की बात ज़्यादा कॉमन है, ये चीज़ कॉमनली घुटनों में ऑब्ज़र्व की जाती है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में या गिरने के बाद ज़्यादातर जो दर्द होते हैं वो आर्थराइटिस के नहीं होते। चोट लगने के बाद कार्टिलेज पे थोड़ा बहुत इंजरी हुई, ठीक हो गई, लेकिन बिकॉज ऑफ वेट वो कार्टिलेज धीरे धीरे और डिजेनरेशन की तरफ चलती है, जहाँ पे आजकल की जो वर्किंग हैबिट्स हैं उनमें देखते हुए हम लोग का नरिशमेंट कम हो गया है, विटामिन डी, कैल्शियम का इंटेक कम हो गया है, हम लोग की एक्सरसाइजेस कम हो गई, हम लोग अपने पढ़ने लिखने अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि हमारे पास अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है, जिसकी वजह से एक तरीके की आर्थराइटिस धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। जोड़ धीरे धीरे ख़राब होना शुरू होता है और वो पेनफुल होने लगता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स आने शुरू होते हैं। तो यंग एज में भी होता है चोट लगने से, लेकिन अगर हम केयरफुल हैं तो ठीक रहता है। अगर किसी डॉक्टर सही अच्छे से काबिल आदमी के कंसर्न में है तो कांटेक्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब ग्रेजुअली चीज़ें रिकवर करती हैं। डॉक्टर, हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जो मतलब इस तरीके की बीमारियों से बचा जा सके, आर्थराइटिस के शिकार ना हो? तो हम क्या मतलब अपने दिनचर्या में क्या चीज़ रखें प्रिकॉशन? दिनचर्या में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है श्वेता जी कि हम लोग एक्सरसाइजेस को बहुत अहमियत दें। मॉर्निंग में खेलना है, मॉर्निंग में वॉक करना है, साइकिलिंग करनी है। स्विमिंग इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज फॉर आर्थराइटिस प्रिवेंशन। एटलीस्ट एक्सरसाइजेस पार्ट से जितना हमारा जॉइंट चलेगा, जितना लचीला बना रहेगा, उतना उसमें आर्थराइटिस का डर कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, जॉइंट्स के डिस्ट्रक्शंस को बचाने के लिए जॉइंट को डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में 3 चीज़ें चाहिए: प्रोटीन्स, विटामिन्स, स्पेशली विटामिन डी, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में डाइट में ऐड ऑन हो जाना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें थोड़ी सी प्रिवेंटेड रहती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग जब जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है मेरा ख्याल से। यंग एज ग्रुप से ही ये सारी चीज़ें अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हमें उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं भविष्य में। डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसे कैल्शियम प्रोटीन की बात की है कि कैल्शियम प्रोटीन आपको अपने उसमें डाइट में लेना चाहिए, पर लोग क्या करते हैं जो आउटडोर के जो फूड्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मेरा ये है कि हम घर पे ही मतलब क्या सप्लीमेंट्स, क्या फूड चीज़ मतलब क्या चीज़ फूड प्रोडक्ट्स क्या चीज़ यूज़ करें जो बाहर की सप्लीमेंट की कंपैरेटिवली, मतलब क्योंकि बोला जाता है ना कि हरी सब्जियां ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? क्योंकि कैल्शियम प्रोटीन को जज नहीं कर पाते। बेस्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोटीन्स, जैसे पनीर जी, दही जी, दूध जी, चिकन या
मीट, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जी वो प्रोटीन रिच डाइट है, कैल्शियम विटामिन डी रिच डाइट है, सन एक्सपोजर्स स्पेशली बिटवीन 11 to 1, अगर पॉसिबल हो तो 45 मिनट्स अराउंड 30 to 45 मिनट्स सन रेज का यूज़, प्लस ऑब्वियसली एक्सरसाइजेज अगेन, कि एक्सरसाइजेज से ब्लड फ्लो बढ़ता है जॉइंट में और रिलीफ आता है। ठीक है, ये एक एडवांटेज है सबसे बड़ा। तो इसलिए हम लोगों को डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, करना चाहिए। आपने बताया कि साइकिलिंग, स्विमिंग सबसे बेस्ट है। योगा में भी कोई पर्टिकुलर ऐसे हैं योगा पोस्चर्स जो हम अगर डेली करें तो उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? योगा में पोस्चर्स, योगा खुद में बहुत अच्छी चीज़ है। जी सर। योगा सारी चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें हम लोग चेस्ट एक्सरसाइजेस, जिसमें हम लोग सारे जॉइंट्स के एक्सरसाइजेस, जी मसल स्ट्रेंथनिंग, और स्पेशली योगा का पर्पस भी वही है कि जोड़ हमारे चलते रहें। जिम्स वगैरह का कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मसल बिल्डिंग होता है, जॉइंट्स की तरफ उतना कंसंट्रेशन नहीं है, पर योगा पूरी तरीके से जॉइंट्स को केयर करता है। तो इसलिए योगा का बहुत बड़ा महत्व है जॉइंट के मूवमेंट्स में, जॉइंट्स के नरिशमेंट में, जॉइंट्स को लचीला बनाने में और आर्थराइटिस के रोकने में भी योगा का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी सर, अगर हम इनके रोकथाम की बात करते हैं तो क्या ये एक्सरसाइज एंड योगा सफिशिएंट है या रोकथाम के लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपको या किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है जोड़ की, मेरा सबसे विनम्र निवेदन यह है कि मेडिकल स्टोर से या लोकल डॉक्टर से दवाएं ना लेकर खाएं, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही मिलें। उसकी एक वजह है, क्योंकि हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स, शहर के नहीं, ख़ास तौर से गांव के तरफ के, वो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत दे देते हैं। शुरू में मरीज़ को दर्द में आराम हो जाता है, लेकिन स्टेरॉइड्स कार्टिलेज के लिए घातक हैं, हानिकारक हैं, और भविष्य में कार्टिलेज अगर ख़राब होती है तो जोड़ को बचाने का कोई साधन नहीं है, फिर कोई तरीका नहीं है। क्योंकि कार्टिलेज एक बार बन गई या बिगड़ गई तो दोबारा ठीक नहीं हो सकती अनटिल अनलेस हम लोग रिप्लेसमेंट की बातें करें जी। जो कि मुश्किल होता है यंग एज ग्रुप में, हम लोग अवॉइड करते हैं कि ना करना पड़े। साथ ही साथ ये ज़रूर है कि जैसे आर्थराइटिस डेवलप हुई तो जो सावधानियां हैं, जैसे कई बार बुजुर्गियत आते आते या ओल्ड एज ग्रुप की तरफ चलते चलते एल्डरली एज ग्रुप्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज़ों को ये समझाएं कि अगर घुटने में दर्द हो गया, फ़र्ज़ कर लिया, तो आप ज़मीन में मत बैठें, पालती मत मारें, जीना कम से कम चढ़े उतरे, दौड़ भाग मत करें, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो वो वहाँ से ही कॉशियस हो जाना चाहिए कि हमें आगे बढ़ने से रोकना है चीज़ों को। ठीक है। प्लस कमर का पॉस्चर, आजकल छोटे छोटे बच्चे, मैं मैसेज एक और भी देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आजकल छोटे से ही शुरू होते हैं तो पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं, जो बहुत ही बुरा है कमर के जोड़ों के लिए, गर्दन के जोड़ों के लिए, जिसको हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसके लिए 100% हानिकारक है। और धीरे धीरे करके ये जब जोड़ ख़राब होते हैं तो हाथों की या पैरों की नसों पे दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में पैरों की नसों के दबाव को शियाटिका बोलते हैं। चलने फिरने में दिक्कत होती है, रात दिन क्राई करना, चक्कर आना, ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अगर हम अपने पॉस्चर को मेंटेन करें, हर काम चेयर पे बैठ के करने की चेष्टा करें, पलंग सोफे पे मत बैठें, ज़मीन में कम से कम बैठें, तो चीज़ें इम्प्रूव करती हैं, चीज़ें रुकती हैं आगे बढ़ने से। एज रिलेटेड चेंजेस होंगे डिजेनरेशन के रूप में, उनको हम नहीं रोक पाएंगे, बट उनको कंपनसेट ज़रूर कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइजेस, खान पान से, अपने बैठने उठने के तौर तरीक़ों से चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाती हैं। थैंक यू सर। हम अभी मेडिसिन पे बात कर रहे थे, आपने अभी कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के नाम दिए कि स्टेरॉइड वगैरह दे दिया जाता है जिससे उसे पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, बट इट्स नॉट गुड फॉर पेशेंट, राइट सर? तो ये है कि अगर हम आपसे कहें कि किस टाइप की मेडिसिन इन आर्थराइटिस पेशेंट को देनी चाहिए, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़, किस तरीके की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में सर। मेडिसिन में यूजुअली
कुछ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम लोग, ये बॉडी का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए कुछ दवाएं स्पेसिफिक आती हैं जिनको हम लोग अपनी भाषा में DMRD कहते हैं, डिसीज़ मॉडिफाइड एजेंट्स हैं। तो वो हम लोगों को लगातार सेवन में करने चाहिए। जहाँ तक दर्द का ताल्लुक है या दर्द का ताल्लुक है, उसके लिए पैरासीटामॉल है, या एक ड्रग आती है ट्रामाडोल पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशंस में, अल्ट्रासेट के नाम से बड़ी मशहूर है, हम लोग थोड़ी बहुत वो ले सकते हैं। गाउट में भी, गाउट को ठीक करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे सब पहले ज़माने में आती थी, अभी भी आती है, एलोपेरिनॉल्स आती हैं, या अब आ गई फेबुस्टैट वगैरह आ गई, उनको लेना चाहिए, जिससे कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में फ्लेयर अप ना करें, तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। हमें दवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें कारण ठीक करने की बात करना, कि उस बीमारी का कारण क्या है। दवा देना तो एक सेकेंडरी इशू है। दर्द की दवाएं भी उतनी खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दर्द की दवाएं खाने से पेट खराब होता है, पेट में अल्सर्स, घाव, उल्टी, गैस बनना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। प्लस ज़्यादा दर्द की दवाओं से किडनी पे भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। कई बार हमारे कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो बेचारे दवा खा खा के आर्थराइटिस का इलाज ना करके आज की तारीख में डायलिसिस करा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को दवाओं पे निर्भर कम करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्राई करेगा कारण ढूंढने का, और जब कारण मिल जाएगा, वो कारण को हिट कर देगा, तो दर्द अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये सोचना है मेरा। दैट मीन्स कि मतलब अगर एक सही डिसीजन, एक सही सलाह अगर ऑर्थोपेडिशियन से मिल जाती है, तो फिर ये है कि हम उसको एक परमानेंटली आर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर हमारे साथ में है और वो चाहते हैं, उनका ये पूछना था कि क्या इसके लिए कोई सर्जरी भी है? जॉइंट्स जब टेढ़े पड़ने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जब उनकी मैकेनिकल एक्सेस ख़राब हो जाती है, तो कई तरीके की सर्जरीज रिकमेंडेड हैं। यंग एज ग्रुप में हम लोग, जैसे आपने देखा होगा, यंग एज ग्रुप में भी कई बार घुटने टेढ़े होने लगते हैं लोगों के, तो हम लोग ऑस्टियोटमी करते हैं। हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कहलाती है, शॉर्ट में HTO कहलाती है। नी में स्पेशली बिकॉज इट इज़ वेट बेयरिंग जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, नी की ही प्रॉब्लम सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा है आज की तारीख में। तो हम लोग HTO करते हैं, जिसमें कि एंगुलेशन करेक्ट कर देते हैं। जब एंगुलेशन करेक्ट कर देते हैं तो लाइन ऑफ वेट बेयरिंग चेंज हो जाती है। जैसे ही लाइन ऑफ वेट बेयरिंग चेंज होती है, मरीज़ का दर्द खत्म होने शुरू हो जाता है, और जो कार्टिलेज पहले ख़राब हो रही थी लगातार दबाव की वजह से, वो कई बार रीजनरेट करने लगती है, दोबारा ग्रो करने लगती है। डॉक्टर, क्या हम विदाउट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी के थ्रू भी क्या हम आर्थराइटिस को कम कर सकते हैं? श्वेता जी, अभी हमने एक, जो आपने इससे पहले सवाल पूछा था, उसमें एक बात और कहनी थी मुझे, मैं इसका जवाब अभी देता हूँ। उसमें ये बात करनी थी कि जब एज ग्रुप बड़ा हो जाता है और जॉइंट बहुत ख़राब हो जाते हैं, चलने फिरने में बिल्कुल ढीलापन आ जाता है, मरीज़ को उठने बैठने में दिक्कत होती है, कई बार जॉइंट्स बहुत टेढ़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा मरीज़ टेढ़े मेढ़े चलता रहता है, लेकिन दर्द के साथ चलता रहता है। उस स्टेज में कार्टिलेज बिल्कुल तरह ख़त्म हो जाती है, पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। तब हम लोगों को रिप्लेसमेंट भी एक आंसर है कि जॉइंट को रिप्लेस कर दे। जॉइंट का मतलब होता है बोन रिप्लेस नहीं की जाती, जैसा एक आम धारणा है कि साहब पूरा घुटना काट के दूसरा लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट का मतलब होता है बोन्स के बीच में जगह, और बोन्स के बीच में जगह को, जो जगह भर रही थी, जो कार्टिलेज थी, वो घिस गई है, तो हमें एक नई कार्टिलेज डालनी है बीच में, जिससे कि जॉइंट का अलाइनमेंट ठीक हो जाए और जॉइंट प्रॉपरली वेट लेने की स्थिति में आ जाए। इसलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट से भी डरने की ज़रूरत नहीं। जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी सर्जरी है। अर्ली एम्बुलेशन, यानी कि हम लोग बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, पेन फ्री हो जाते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक ठीक कर ले जाते हैं। जहाँ तक दूसरा सवाल था अभी जो आपने किया था, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा महत्व है ऑर्थोपेडिक्स में। फिजियोथेरेपी में अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट यूजुअली दोनों बातों पर ध्यान रखते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी और जॉइंट की स्ट्रेंथ, जो दोनों आती हैं मसल के द्वारा। जोड़ के चारों तरफ मसल्स हैं। अगर हम जॉइंट की मसल्स को काफ़ी इलास्टिक कर दें और इतना पावरफुल कर दें कि वो जॉइंट को सपोर्ट कर सकें,
तो पेन, स्वेलिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाता है। 100% नहीं आता है फिजियोथेरेपी से, लेकिन काफ़ी फर्क पड़ जाता है जी। काफ़ी हद तक आ सकता है। मतलब कुछ लोगों को सर्जरी और मेडिसिन से काफ़ी डर लगता है, तो उनके लिए एक फिजियोथेरेपी भी एक सेकंड ऑप्शन है कि उससे कुछ लेकिन वो कर लेनी चाहिए। हम लोग भी जब सर्जरी करते हैं उससे पहले काफ़ी दिन तक मरीज से फिजियोथेरेपी भी करा लेते हैं। अगर फिजियोथेरेपी, थोड़ी थोड़ी दवाएं, बाकी सारी चीज़ें फेल हो जाती, तभी हम लोग भी सर्जरी की बात करते हैं। या ऐसा लगता है कि इन सबसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब हम सर्जरी की बात करते हैं। सर्जरी आज की तारीख में बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छी है और प्रैक्टिकली रिस्क फ्री है। कुछ मरीज़ों में, जैसे रूमेटॉइड के पेशेंट हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें जॉइंट रिप्लेसमेंट्स या कोई भी सर्जरी में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी बहुत कवर करके चलते हैं, देख करके चलते हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं। मतलब हम बहुत सारे डायबिटिक्स भी ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे रूमेटॉइड के भी पेशेंट ऑपरेट करते हैं। मैंने कल ही एक रूमेटॉइड वाले पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट किया है मॉर्निंग में। तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मरीज़ को इस समय। शी इज़ बेटर, मच बेटर। हमें लगता है कल से वो शायद चलने की स्थिति में भी आ जाएगी। तो सर, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है, ये कितने %, कितने हद तक ये सक्सेसफुल है? श्वेता जी, मुझसे पूछेंगी तो अगर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और मरीज की बाद में प्रॉपर गाइडेंस एंड फिजियोथेरेपी हो जाती है, तो रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली सुपीरियर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ प्रिकॉशंस जरूर होते हैं, जिससे कि हमने जो जॉइंट में नया डाला है उस पर स्ट्रेन ना पड़े, उस पर स्ट्रेस ना पड़े। अदरवाइज़ अगर वो मरीज उन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखता है, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आप बाथरूम सूखा रखें, चप्पलें अपनी खुरदुरी रखें, कोशिश करें कि सपोर्टेड थोड़ा सा स्टिक टाइप वॉकिंग्स या केन वॉकिंग पे रहें, तो मतलब फर्दर इंजरीज से बच सकते हैं। और ऐसा कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ता। जैसे कूल्हे के प्रत्यारोपण है तो उसमें ज़मीन में बैठना मना होता है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं है, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकली मेरे को लगता है करीब करीब 100% ठीक हो जाती है। अच्छा सर, हमारा एक व्यूअर थे कमलेश, उनका कहना था, उनका पूछना ये था कि आर्थराइटिस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? आर्थराइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस की बात अगर हम करें तो आर्थराइटिस का सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन ये है कि मरीज क्रिपल हो जाता है, मरीज चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। सूजन और दर्द से अपना दैनिक कर्म करने में भी उसको मुसीबत होती है अगर एक्सट्रीम पे आ जाए तो। कॉम्प्लिकेशन यही है। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस में अभी हमने करीब 1 महीने भर पहले एक पेशेंट ऑपरेट किया, उसके टेढ़ा पैर था दोनों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ऑपरेट नहीं कराती थी, चलते चलते उसके अपने आप फ्रैक्चर हो गया। तो अल्टीमेटली अब हमने ऑपरेट कर दिया, ठीक हो गई। लेकिन बट अदरवाइज जब टेढ़े जॉइंट्स हो रहे हैं तब उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते आप, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप टेढ़े जॉइंट पे चलेंगे तो कभी कमर पे जोर पड़ेगा, कभी एंकल पे जोर पड़ेगा, कभी हिप पे जोर पड़ेगा, क्योंकि आपका नी सपोर्ट नहीं ले रहा है आपकी बॉडी का। तो जो और बाकी जॉइंट्स हैं ऊपर के या नीचे के, वो ओवर स्ट्रेस्ड होंगे और उनके भी खराब होने का डर बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, मतलब अगर सर्जरी के बाद, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, क्या पर्सन सामान्य जीवन जो पहले जी रहा था वो नहीं जी पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आपको कितने मरीज़ अपने दिखा दें जिनको कि आज भी आपको कई, हमारे ही छोड़िए, सारे जो सर्जन से ऑपरेट कर रहे हैं जॉइंट के, अगर आप उनसे पूछे ना तो वो बता नहीं पाएंगे कि मेरा कभी रिप्लेसमेंट भी हुआ था। वो सोसाइटी में ऐसे ही मूव करते हैं, सारे काम करते हैं। इवन हमने डांस करते हुए भी लोगों को देखा है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद। सर, कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है कभी, कि कोई केस आपके पास आया हो, कभी कोई साइड इफ़ेक्ट रहा हो इसका? ओल्ड एज फीमेल्स में जहाँ पे बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, जहाँ पे बोन्स बड़ी खोखली हो जाती हैं, वहाँ पे पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर्स कहलाते हैं। जरा सी चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, तो वो वैसे भी होता है। लेकिन ये होता है कि जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया है, उस लेवल पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कई मरतबे वहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को सर्जरी के बाद भी कैल्शियम, विटामिन डी हेवी डोजेज़ में लेते रहना चाहिए। बीच बीच में डॉक्टर का फॉलोअप करते रहना चाहिए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे एक बार की डॉक्टर साहब सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर फॉलोअप में रहेंगे तो डॉक्टर की नज़र से भी गुजरेगा, यार इनको ये थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो रही है, चलो ये कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि आप टालते जाएंगे, वन फाइन डे यू विल बी इन ट्रबल। दैट मीन्स कि मतलब टाइमली अगर हम उसको अपना बॉडी चेकअप अगर डेली मतलब अपना लेते रहें टाइम पे, हाँ। 1 मंथ और 2 मंथ्स के बीच में, तो फिर दिक्कतें नहीं आती। अगर वही है कि उसको इग्नोर। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि साल में एक बार मरीज आ जाए फॉलोअप में, तो भी काफ़ी है। तो ठीक है, मतलब ये है कि फिर उस वजह से ये है कि आप सेफ रह सकते हैं। Yes. आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। सर मैं लास्ट में एक आपसे बस एक सजेशन चाहूँगी, एक मरीजों को एक जो आर्थराइटिस जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर? उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि दवाएं दर्द की ना खाएं, एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में आए, वो आपको सही सलाह देगा, सही बात बताएगा, दवाओं से दूर रखने की कोशिश करते हुए आपको आपकी दैनिक दिनचर्या की तरफ अग्रसर करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। हमारे आज के डॉक्टर्स कॉर्नर में बस इतना ही। अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट पे, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और देखते रहिए द यूपी खबर। और हाँ, हमारे YouTube चैनल द यूपी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।